साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। और आज की हमारी क्लास पार्ट 2 क्लास है, क्लास 12 बिजनेस स्टडी, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। पार्ट 1 के अंदर हमने समझा था प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है। अल्टीमेटली इस चैप्टर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए इफेक्टिव तरीके से जितने भी बेसिक्स थे वो हमने पार्ट 1 के अंदर कवर अप कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाके वहां से गो थ्रू हो सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहो कि पार्ट 2 कवर करने के बाद आप पार्ट 1 देखो तो इसी क्लास की एंड स्क्रीन में भी पार्ट 1 की क्लास लगी हुई है, आप डायरेक्टली वहां से भी गो थ्रू हो सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रिंसिपल्स को समझा था, तो इन प्रिंसिपल्स को इफेक्टिव तरीके से जो बनाया जाता है वो बड़े बड़े ऑब्जर्वर्स के द्वारा बनाया जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि प्रिंसिपल्स एक जनरल फंडामेंटल गाइडलाइन है जो हमें अपने काम को बेस्ट वे के साथ करने के लिए हेल्प करती है, यानी कि जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनको फेस करने के लिए हेल्प करती है। और आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वही दे सकता है जिसने खुद उन प्रॉब्लम्स के साथ अपना समय व्यतीत किया हो और फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड किया हो। तो ऐसे ही आपके चैप्टर के अंदर दो साइंटिस्ट निकल कर आते हैं। पहले साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी, एंड सेकंड जो हमारे पास साइंटिस्ट है उनका नाम है हेनरी फ्योल। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर इज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो आज हम कवर करने वाले हैं। इनको फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। इनका जो मेन उद्देश्य है, इनकी जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली फोकस करवाती है काम पर, यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर मैनेजमेंट आर फोकस्ड ऑन वर्क, बट इनकी जो मैनेजमेंट है और इस मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स इन्होंने बनाए हैं और जो टेक्निक्स इन्होंने बनाई हैं वो इनडायरेक्टली बेसिस पर लोगों पर भी इंपैक्ट करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने समझा था कि वर्क एंड पीपल आर इंटरकनेक्टेड एलिमेंट, ये काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आप काम के लिए कुछ करोगे तो इसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट लोगों पे पड़ेगा, और लोगों के लिए कुछ करोगे तो इसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट काम पे पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे जो हेनरी फ्योल जी हैं उनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और उनके 14 प्रिंसिपल्स बनाने का मेन उद्देश्य लोग हैं। उनका जो डायरेक्टली फोकस रहा है वो पीपल पे रहा है, बट उनके प्रिंसिपल्स इनडायरेक्टली बेसिस पर किस पे इंपैक्ट करते हैं? वर्क पे, राइट। तो हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स के साथ पार्ट 3 में इस कंप्लीट चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, बट आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को और फ्रेडरिक विंसलो टेलर का पूरा परिचय कि वो कहां पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, वो कहां पर वर्किंग थे, वो सारी उनकी डिटेल कमेंट बॉक्स के अंदर फर्स्ट कमेंट यानी पिन कमेंट के अंदर अवेलेबल है। आप वहां पर जाके अपने नोट्सों के अंदर उसको ऐड ऑन कर सकते हो, राइट। तो कमेंट सेक्शन के अंदर इनकी सारी डिटेल अवेलेबल है फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी की आज की क्लास में। ठीक, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हम समझ रहे हैं क्या होता है। तो बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट जो रेफर करती है वो रेफर करती है ओल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कार्ड करती है, मतलब पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को अपनाना, नए मेथड्स को अपनाना, नई टेक्निक्स को अपनाना, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट आर रेफर टू डिस्कार्डिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट, यानी कि पुरानी जो चीजें चलती हुई आ रही है मैनेजमेंट की उसको डिस्कार्ड कर देना, एंड एडेप्टिंग न्यूअर एंड मोर साइंटिफिक अप्रोच, इंप्रूव वर्क प्रोसेस एंड सिस्टम। अपने काम को इंप्रूव करने के लिए, अपने सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए जो न्यू वेज हैं, जो न्यू मेथड्स हैं, न्यू टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, उनका यूज करना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब हम पुरानी चीजों को साथ लेकर तो चलें, एक हद तक चलें, ऐसा नहीं कि आने वाले समय भी आप पुरानी चीजों के साथ ही व्यतीत कर दो। आप कहो कि मैं एआई का यूज नहीं करूंगा अपने बिजनेस के अंदर, आप कहो कि मैं मशीनरी का यूज नहीं करूंगा अपने बिजनेस के अंदर, या आप कहो कि मैं कंप्यूटर का यूज नहीं करूंगा अपने बिजनेस में। क्यों? क्योंकि मेरा जो ओल्ड ट्रेडिशन है वो फाइल वर्क है, मेरा जो ओल्ड ट्रेडिशन है वो विदाउट एआई है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आज की इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आपको नए मेथड्स का यूज करना ही पड़ेगा, और यही साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको सिखाती है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर बेटा दो चीजें हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं एंड टेक्निक्स हैं। प्रिंसिपल्स के बारे में समझते हैं कि क्या। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपके पास कुल 4 हैं, यहां पे भी 2 कवर किए हैं हमने। पहला आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब पहला आपको प्रिंसिपल बता रहा भाई साइंस जो है ना, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, मतलब किसी अंगूठे का खेल नहीं है या किसी अंगूठे वाले बंदे का खेल नहीं है कि कोई बंदा आया सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर उसने बता दिया कि भाई ये करना ये मत करना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जो ये प्रिंसिपल बनाया गया है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद बनाया जाता है, चाहे कोई भी बनाए। आप जो देखोगे कि भाई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन भले ही कम होती है और उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। उनका जो एक्सपीरियंस ज्यादा है वही उनका एक्सपीरियंस स्किल के ऊपर स्किल को थोड़ा इंक्रीज करता है और साथ
साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जब एक्सपीरियंस ज्यादा होता है और किसी काम में लगन होती है ना, तो उसके मेथड, उसके सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स को फाइंड करने का वे खुद ब खुद आ जाता है। तो यहां पर आप ये नहीं कहोगे कि भाई आप 2-4 दिन या 2-4 साल बिजनेस करके आप दूसरों को प्रिंसिपल बताने लग जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम पहले खुद की ग्रोथ अचीव नहीं करेंगे तो हम कैसे लोगों को सजेशन देंगे, राइट। तो यहां पर यही बताया कि साइंस जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, किसी बाएं हाथ का खेल नहीं है। तो यहां पर क्या है भाई, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मींस द साइंटिफिक मेथड आर बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। मतलब जितनी भी साइंटिफिक मैनेजमेंट होती है ना, वो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के साथ होती है, एनालाइज करने के साथ होती है। भाई पिछले 3 सालों में मैंने क्या किया जिससे मेरा प्रॉफिट कम आया है, पिछले 3 सालों में मैंने क्या किया जिससे मेरा लॉस कितना निकल कर आया, मैं आखिर कौन सा वे अपनाऊं अपने लेबर इंटेंसिव को ठीक करने के लिए, अपने मॉनिटरी इंटेंसिव को ठीक करने के लिए, या फिर अपनी ग्रोथ को अचीव करने के लिए। ये सब सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको साइंस को लीड करती है, राइट। तो एक्सपेरिमेंटेशन एंड फाइंड द वन बेस्ट वे रेदर द एरिबिटरी रूल्स एंड द रूल ऑफ थंब। तो यहां बताया गया है कि भाई साइंस क्या है कि आपको सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के बाद सिस्टमैटिक वे फाइंड करवाने में और बेस्ट वे फाइंड करवाने में हेल्प करती है, ना कि एर्बिट्री रूल्स जो आपके पुराने चलते हुए आए हैं, ना रूल ऑफ थंब कि आपका मन किया ये कर दूं तो वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे बेटा। सेकंड हमारे पास आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो खैर सारे हैं बट समझने वाला ज्यादा है ये। देखिए इसका मतलब होता है मींस यूनिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर, मैनेजमेंट मतलब मैनेजर्स हमारे है ना, मैनेजरियल लेवल जो होता है, मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, राइट। तो इसका कहने का तथ्य क्या है, तथ्य इसका ये है कि द मैनेजर एंड द वर्कर बोथ शुड बी रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। मतलब यहां बताया गया है इनके माध्यम से कि जो भी हमारा वर्क होता है उस वर्क को दो लोग मिलकर करते हैं, पहला मैनेजरियल लेवल होता है और दूसरा नॉन मैनेजरियल लेवल होता है। तो मैनेजरियल लेवल मेंबर या नॉन मैनेजरियल लेवल मेंबर्स को आपस में एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के महत्व को समझेंगे, इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तभी हमारा काम एक इफेक्टिव तरीके से होगा। तो सेकंड प्रिंसिपल आपको क्या सिखाता है, एक दूसरे के महत्व को यानी इंपॉर्टेंस को समझना। तीसरा प्रिंसिपल की बात, थर्ड प्रिंसिपल हमारे पास आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहां से हम क्या सीखते हैं देखते हैं। देखिए cooperation not individualism means to mutual support and the collective decision making between the groups and teamwork। मतलब यहां से हमने पहले अभी लास्ट पॉइंट के अंदर समझा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड यूनिटी। मतलब लास्ट वाले पॉइंट में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल में हमने सीखा कि हम एक दूसरे के महत्व को समझे, चाहे वो हमारा मैनेजरियल मेंबर हो या नॉन मैनेजरियल मेंबर हो। और ये आपको बताता है कि हम एक दूसरे की जरूरत को समझें किसी भी काम को करने में, किसी भी काम को करने में जब हम एक दूसरे की जरूरत को समझेंगे तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी। हम ये ना सोचें कि हमारी कंपनी के बाहर बैठा सिक्योरिटी गार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, हम ये बिल्कुल भी ना सोचें। हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी फर्म के बाहर बैठा हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड की भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतनी ही वैल्यू, उतनी ही रिस्पेक्ट, उतना ही सपोर्ट है जितना एक मैनेजरियल मेंबर, जितना एक सीईओ, जितना एक डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की है। आई बात समझ में। तो यहां से आपको क्या मिला, सीख आपको मिली सबकी इज्जत और सबको सबकी जरूरत को समझना, ठीक है। तो ये हमारा था थर्ड प्रिंसिपल। चौथा प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन रेफर टू एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। यहां से क्या होता है, ये रेफर करता है एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय पे, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय एंड सपोर्टिंग द ग्रोथ। और ये पॉसिबल हो पाता है ट्रेनिंग की मदद से, यानी कि यहां पे जो लीड हो रहा है ना, वो एफिशिएंसी हो रही है एम्प्लॉय की, सपोर्टिंग वे हो रहा है और ट्रेनिंग हो रही है। क्यों हो रहा है ये सब, ये इसलिए हो रहा है फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड अदर बेनिफिट्स एक्सेट्रा। मतलब यहां पे हम किसी कास्ट के बेस पर, जेंडर के बेस पर या फिर रिलेशन के बेस पर काम ना दें, हम इफिशिएंसी के बेस पर काम दें, ट्रेनिंग के बेस पर काम दें, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर हो, हम वो स्टेप उठाएं। हम ऐसा ना करें कि भाई ये मेरे चाचा का लड़का है, मेरी चाची की लड़की है, कि मैं उसको अपने यहाँ जॉब पे रख लूं, आता उन्हें कुछ भी नहीं है, ट्रेनिंग करने के बाद भी वो कुछ काम नहीं कर रहे, तो आपके यहाँ तो आपका एक्सपेंस है ना, वो आपको सैलरी देनी है। आपने उनको अपना मानकर अपने यहाँ काम पे तो रख लिया, बट वो अपना मानकर आपका काम थोड़ी कर रहे हैं, या आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप सैलरी मत देना, आपको तो सैलरी देनी है। तो यहां से एफिशिएंसी के बेस पर हमें काम करना है, तभी जाके हम डेवलप्ड हो पाएंगे। तो ये आपके प्रिंसिपल्स थे 4। पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, चौथा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कुछ टेक्निक्स की, जिसके माध्यम से हम अपने काम में पूरी इफिशियंसी हासिल कर पाते हैं इफेक्टिवनेस के साथ, ठीक है बेटा। तो हमारे पास पहला आता है बेटा टेक्निक काम को करने की, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। मतलब यहां से काम का बंटवारा कर दो डिपार्टमेंट के हिसाब से। एक छोटा सा उदाहरण लूंगा मैं आपके लिए। पहला हमारे पास मान लीजिए आ गया
प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा हमारे पास आ गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम प्लानिंग को इफिशिएंसी रूप से बना पाएंगे और उस प्लानिंग के माध्यम से अपनी प्रोडक्शन बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर हम इन तरीके से फंक्शनल को डिवाइड नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स, तो हो सकता है हमारे काम में डुप्लीकेशन एक्टिविटी हो सके या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ मनी हो सके, वेस्टफुल एक्टिविटीज परफॉर्म हो, तो ऐसे बहुत सारे चांसेस हमारे इंक्रीज यहाँ पे बेटा हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप करनी है जिससे अपने काम का बंटवारा कर देना है। ये सब प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं यानी मैनेजर्स हैं, ये सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं और ये दोनों ही मिलकर वर्कर्स को सुपरवाइजर एंड फॉरमैन के माध्यम से काम को समझा दिया जाता है। फिर वो नॉन मैनेजरल मेंबर्स जो होते हैं वो पूरे काम को परफॉर्म करते हैं जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करती है। आगे बात समझ में, सभी दोनों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जैसे रूट क्लर्क हो गया है ना, और आइडेंटिफिकेशन क्लर्क हो गया, या बहुत सारे जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं सबकी लिस्ट बनी हुई रहती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप नोट्स लोगे ना मुझसे तो उसमें सब चीजें पहले से प्री डिफाइंड होंगी, राइट, बिल्कुल डिटेल में तो खैर मैं यहां भी पढ़ा रहा हूं आपको, बट वहां पे और अच्छे तरीके से लिखी हुई होंगी कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर रूट क्लर्क हो गया, मैनेजर हो गए, ये मैनेजर्स वो मैनेजर्स, इस तरीके से। अगर आपको नोट्स चाहिए तो करना कुछ नहीं है, कमेंट सेक्शन में जाइए, एआईबी नोट्स लिखिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दीजिए। मैं आपको खुद स्पेसिफिक पर्सनली आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो कि आपकी पढ़ाई में आपकी इफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, राइट। तो पहला टेक्निक आपको समझ में आई। सेकंड टेक्निक हमारी क्या होती है बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यहां से क्या करते हैं बेटा, मान लीजिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं मैं आपको। हमारे पास एक बहुत बड़ा खेत है, वो खेत लगभग 12 बीघे का खेत है। उस 12 बीघे के खेत के अंदर हम आलू उगा रहे हैं, ठीक है। हमने वो जो आलू उगाए, हम किस तरीके से एक खेत में उगाए गए आलू को मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेट पर बेचते हैं, है ना। मान लो कि भाई एक आलू 60 रुपए किलो है, एक आलू 30 रुपए किलो है, एक आलू 20 रुपए किलो है। आखिर ऐसा कैसे? वो आए तो मिट्टी के अंदर से हैं, वो आए तो एक ही खेत से हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा, इस काम की टेक्निक को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम यहां से स्टैंडर्डाइज करते हैं उनको कि किसकी क्वालिटी किस सबसे ज्यादा है। उस क्वालिटी को आइडेंटिफाइड करने के बाद हम उसको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर थ्रो आउट कर देते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी के बेस पर उसके रेट को डिफाइन किया जाता है। तो ये चीज सिर्फ सब्जियों में नहीं, फ्रूट्स में, गारमेंट्स बिजनेस में और हर एक चीज में होती है। तो आपके लिए यहां से समझना बहुत आसान है कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, पहले उसकी क्वालिटी चेक की जाए, उसके क्वालिटी के बिहाफ पर उसको अलग कर दिया जाए। दैट आर कॉल्ड सेकंड टेक्निक। फिर हमारे पास आता है बेटा मेथड स्टडी, मतलब पहले ही प्लानिंग के अंदर अपने काम को बहुत 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 अच्छे से करने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा मेथड्स को फाइंड आउट करना कि वन वो बेस्ट वे फॉर वर्क, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे मैं अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से करूं, रेदर देन मल्टीपल टाइप्स ऑफ वे, और किसी बहुत सारे रास्तों पे ना जाए, किसी एक रास्ते पे चलूं जिससे मैं अपनी कामयाबी हासिल करूं। तो वो मेथड स्टडी है। फिर आता है जी मोशन स्टडी, मतलब मान लो आपने बहुत सारे रास्तों में से कोई एक रास्ता चुन लिया अपनी कामयाबी का, फिर उस पर अपनी स्टेप डिफाइन करो। आप अपने उस पर स्टेप डिफाइन करो, डिसिप्लिन तैयार करो कि मैं किस तरीके से कैसे इस रास्ते पे काम करूंगा। अब इससे क्या होगा कि आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, अपनी ग्रोथ को अचीव करने के लिए आपके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी। तो ये होता है मोशन स्टडी, मतलब पहले से ही अपने सारे कामों को बता दो, और अगर ऐसा करोगे तो आप कोई भी काम गलत नहीं कर पाओगे और साथ ही साथ डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे भाई कल की कल देखी जाएगी, छोड़, तो ऐसे कभी बिजनेस बेटा नहीं हो पाता, ये हमेशा ध्यान रखना। तो मोशन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड स्टडी भी है तो सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आता है बेटा टाइम स्टडी। हाँ जी, अब आपने देखो मैं चैन बनाता हुआ चल रहा हूं, पहले ही यहां से मेथड स्टडी से आपने बहुत सारे रास्तों में से एक रास्ता चुन लिया, उस पे आपने अपना काम बता दिया कि भाई मैं अगले 2 महीने में ये काम करूंगा, 1 हफ्ते में ये करूंगा, या कल ये करूंगा। इतना करने के बाद फिर समय बताओ कि उस काम को, उस ऑब्जेक्टिव को, उस वर्क को मैं कितनी देर में करूंगा। मैं 2 घंटे में, 1 घंटे में, 4 घंटे में, 10 घंटे में, कितना घंटे लगाऊंगा मैं उस काम को करने में, जिससे मैं ये बता सकूंगा अपने आप को कि अगर मैंने दिन के 2 घंटे क्लास को बनाने में, यानी कि मेक करने से, मैं अभी वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, उस बनाने में मैंने उसको 2 घंटे दिए, उसके बाद उसकी एडिटिंग में 2 घंटे दिए, या फिर 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी है, ये अगर मैं पहले से ही डिसाइड कर लूंगा तो मैं अपने काम में इफिशिएंसी अचीव करूंगा, अपने टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा। और समय से बड़ा कोई धन नहीं होता, और जब हमारे समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तो हमारी मनी का, हमारे पैसे का, सबका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो यहां से क्या होता है बेटा, टाइम स्टडी आपको समय बताना कि भाई आप कितना काम, कितना ऑब्जेक्टिव्स, कितनी ग्रोथ कितनी दिनों में अचीव करोगे, कितने समय में अचीव करोगे। फिर आता है फैटिग्यू स्टडी। फैटिग्यू स्टडी का मतलब ये होता है कि देखो बेटा, इंसान एक इंसान है, मशीनरी तो नहीं है, है ना। एक ह्यूमन बॉडी को रिलैक्स जरूर चाहिए होता है, चाहे आपको किसी भी काम करने में कितनी लगन हो,
ठीक है, मैं आपको खुद बता रहा हूं कि मैंने खुद आपसे कहा है कि भाई जब किसी काम को करने की लगन होती है तो उसमें थकान महसूस नहीं होती, बट कहीं ना कहीं इंसान को अच्छे से अच्छा सोचने के लिए और इससे आज की सिचुएशन से आगे निकलने के लिए थोड़ा खाली समय की जरूरत जरूर पड़ती है, तो उसे बोलेंगे फैटिग्यू स्टडी। उस फैटिग्यू स्टडी का अंदर हम ये सीखते हैं कि वो खाली समय जो हमारे पास है, जिसमें हम रिलैक्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो जरूरत से ज्यादा ना हो। अगर वो जरूरत से ज्यादा होगा तो उसका इंपैक्ट मेरे डायरेक्टली काम पर पड़ेगा। तो हमें फैटिग्यू स्टडी ये सिखाती है कि जो आपका रेसेस टाइम है उस पर जरा ध्यान दो। आपने जो पहले से ही निर्देशित दिया है समय कि मैं 2 घंटे दिन का रिलैक्स करूंगा, खाना खाऊंगा, टीवी देखूंगा, फोन चलाऊंगा, वो समय उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका एक उदाहरण देता हूं। आप मकान बनवा रहे हो, मजदूरों का बीच में एक ब्रेक होता है दोपहर में, लगभग 1-1.25 घंटे का ब्रेक होता है, बट यहीं पर मजदूरों ने 3 घंटे का ब्रेक लिया। तो आप खुद सोचो कि जब मजदूर 3 घंटे का ब्रेक लेंगे, वो 2 बजे जा रहे हैं और 5 बजे फिर आ रहे हैं 3 घंटे का ब्रेक लेने के बाद, तो वो 7 बजे तक ही काम करेंगे। 7 बजे के बाद सब मजदूर जो है वो हाथ धो के चले जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने 2 घंटे का काम आपका खत्म कर दिया, सिर्फ 1 घंटे का काम किया 6 से 7 बजे तक का। तो इससे हमें क्या सीख मिली? इससे हमें यह सीख मिली कि अगर हमारा समय, जो बचत का समय है, जो खाली समय है, अगर वो जरूरत से ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट बेटा हमारे काम पर पड़ेगा, जो हमारा मेन वर्क है उस पर पड़ेगा। तो ये फैटिग्यू स्टडी है। फिर बेटा 7वां नंबर पे हमारे पास आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। ये एक ऐसा वे है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जहां पे इफिशिएंट वर्कर को एंड इनइफिशिएंट वर्कर को कैटेगराइज या क्लासिफाइड किया जाता है। इससे क्या होता है, जो इफिशिएंट वर्कर्स होते हैं तो हम ये पता लगा पाते हैं कि आखिर जो इतनी ग्रोथ अचीव हुई है, आखिर हमारे काम में जो इतनी इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आई है, वो कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी वजह से आई है, उनको हम कह रहे हैं इफिशिएंट वर्कर। और दूसरा, जो हमारे कहीं पर स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं हो पाए, कहीं पर हमारे फंक्शनल फॉर्मेनशिप के टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए, तो उसमें किसकी गलती है? अब देखो, यहां से मान लो कि आपने पहले काम डिसाइड कर दिया, प्लानिंग वगैरह बना के, अब प्लानिंग डिपार्टमेंट ने तो अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया, इसने नहीं किया, तो आप ऐसा नहीं है कि सबको ही डांट लगाओगे, आप ऐसा नहीं करोगे। आप ऐसे नहीं कहोगे सारे डिपार्टमेंट खराब है, सारे लोग खराब है, सारे मैनेजर खराब है, ये गलत होगा, ऐसे कभी नहीं कहते। तो हम क्या करेंगे सर, हम बेटा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये टेक्निक आपको यही सिखाती है कि फाइंड आउट करो इफिशिएंट वर्कर को और इनइफिशिएंट वर्कर को। तो हम यहां इनको फाइंड आउट कर लेंगे, भाई तुम तो इफिशिएंट वर्कर हो और तुम इनइफिशिएंट वर्कर हो, तो इनको हम कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह देंगे, कुछ कंपनसेशन देंगे, कुछ इंसेंटिव्स देंगे, जिससे ये मोटिवेट होंगे और आगे और ज्यादा काम करेंगे। और ये इनके लिए कोई डिमोटिवेशन नहीं है, इनके लिए मोटिवेशन है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये लोग सोचेंगे यार हम अच्छा काम करते तो हमें भी रिवॉर्ड मिलता, हम अच्छा काम करते तो हमें बोनस मिलता, हम अच्छा काम करते तो हमें भी कंपनसेशन मिलता, क्यों ना हम भी अगली बार से काम अच्छा करेंगे तो हमें भी कई सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये होता है एफिशिएंट वर्कर एंड इनएफिशिएंट वर्कर को फाइंड आउट करना, जिससे फ्यूचरिस्टिक वर्क में हम एफिशिएंसी अचीव कर पाए। तो ये थे बेटा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जी की साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया उनके प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, एंड होपफुली आपको समझ में आए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। और अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हो, बहुत बेहतरीन तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको सभी चीजें समझ में आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हम सब समझ गए, ठीक है। तो ये छोटा सा कमेंट है, 2-4 शब्दों का कमेंट होगा, परंतु वो मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी चीज होती है, क्योंकि मुझे एक तरीके से ये टारगेट मुझे मिल जाता है कि भाई हाँ, मेरी मेहनत जो है वो सफल रही, बच्चों को समझ में आया, जिससे मैं आने वाली क्लासेस के लिए और एनर्जेटिक फील करता हूं और इनोवेटिव के साथ सोचता हूं कि क्या ऐसा किया जाए जिससे बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है। और कहीं कोई डाउट हो तो वो तो आपको जरूर बताना है, मैं तो हमेशा आपके डाउट के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। कहीं भी कोई डाउट होगा मैं उसी दिन क्लियर करूंगा आपका, पढ़ाई से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में हेनरी फ्योल जी के प्रिंसिपल्स के साथ। जब तक के लिए सभी चीजों को एक बार लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट्स चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, फोकस ऑन योर गोल, नॉट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम। थैंक यू।